नमस्कार दोस्तों, AIO एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं क्लास 8 सोशल साइंस के हिस्ट्री भाग के एक बहुत ही रोचक अध्याय, रीशेपिंग इंडियाज पॉलिटिकल मैप, यानी भारत के राजनीतिक नक्शे का पुनर्निर्माण के बारे में। दोस्तों, भारत का इतिहास बहुत विशाल और जटिल है। हर शताब्दी में यहाँ कुछ न कुछ परिवर्तन हुए हैं। कभी नए राज्य बने तो कभी पुराने साम्राज्य टूट गए। इस अध्याय में हम जानेंगे कि 11वीं से 17वीं शताब्दी के बीच भारत का राजनीतिक स्वरूप कैसे बदलता गया, कौन कौन सी नई शक्तियां उभरीं, कौन से विदेशी आक्रमण हुए और कैसे उन्होंने भारतीय समाज, संस्कृति और शासन को प्रभावित किया। विदेशी आक्रमणों की शुरुआत। 11वीं शताब्दी की शुरुआत में भारत पर पश्चिम और उत्तर पश्चिम से कई आक्रमण हुए। ये आक्रमण हिंदू कुश माउंटेन्स के पार से हुए थे। यह क्षेत्र मध्य एशिया और भारत के बीच का एक महत्वपूर्ण मार्ग था। कई टर्किक और अफगान जनजातियां इस रास्ते से भारत में आईं। उनका उद्देश्य सिर्फ विजय नहीं था, बल्कि भारत की अपार संपत्ति और वैभव को प्राप्त करना भी था। भारत उस समय छोटे छोटे राज्यों में बंटा हुआ था। कहीं चौहान्स, कहीं पालास, कहीं चोलास और राष्ट्रकूटास शासन कर रहे थे। इन राज्यों में एकता की कमी थी, जिससे विदेशी सेनाओं को भारत पर विजय प्राप्त करना आसान हो गया। दिल्ली सुल्तानेट की स्थापना। 1192 में मोहम्मद घोरी ने पृथ्वीराज चौहान को सेकेंड बैटल ऑफ तरेन में हरा दिया। इस जीत ने भारत में एक नए युग की शुरुआत की, दिल्ली सुल्तानेट की स्थापना का युग। दिल्ली सुल्तानेट के अंतर्गत 5 वंश आए। 1 स्लेव डायनास्टी, मामलुक डायनास्टी, 2 खिलजी डायनास्टी, 3 तुगलक डायनास्टी, 4 सायद डायनास्टी, 5 लोडी डायनास्टी। ये सभी विदेशी मूल के शासक थे, जिनका प्रशासनिक ढांचा इस्लामिक शासन प्रणाली पर आधारित था। उन्होंने भारत की राजनीति को केंद्रीकृत किया और दिल्ली को राजधानी बनाया। स्लेव डायनास्टी 1206 से 1290। इस वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की, जो मोहम्मद गोरी का एक सेनापति था। वह भारत में घोरी के साम्राज्य का विस्तार करने आया था, लेकिन बाद में स्वतंत्र शासक बन गया। उसने कुतुब मीनार का निर्माण शुरू करवाया, जिसे बाद में इल्तुतमिश ने पूरा किया। इल्तुतमिश ने दिल्ली को सुल्तानत का प्रमुख केंद्र बनाया और करेंसी तथा एडमिनिस्ट्रेशन को व्यवस्थित किया। उसकी पुत्री रजिया सुल्ताना भारत की पहली महिला शासक बनी। हालांकि उन्हें अपने ही दरबार के विरोधियों से संघर्ष करना पड़ा, लेकिन उन्होंने महिलाओं की क्षमता और नेतृत्व का एक ऐतिहासिक उदाहरण पेश किया। खिलजी डायनास्टी 1290 से 1320। जलालुद्दीन खिलजी ने स्लेव डायनास्टी को समाप्त कर दिया। उनके उत्तराधिकारी अलाउद्दीन खिलजी एक महत्वाकांक्षी और सशक्त शासक थे। उन्होंने मंगोल्स के आक्रमणों को रोका और अपने साम्राज्य का विस्तार किया। अलाउद्दीन ने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लागू किए। उन्होंने मार्केट कंट्रोल सिस्टम बनाया ताकि वस्तुओं के दाम नियंत्रित रहें। उन्होंने व्यापारियों पर सख्त निगरानी रखी और प्राइस रेगुलेशन लागू किया। इससे गरीब और सैनिकों को आवश्यक वस्तुएं सस्ती मिल सकें। उनका सेनापति मलिक काफूर दक्षिण भारत तक पहुंचा। उसने मदुरै, श्रीरंगम, चिदम्बरम जैसे केंद्रों को जीता। हालांकि इन आक्रमणों से कई मंदिर नष्ट हुए, पर इससे सुल्तानत को अपार धन मिला। तुगलक डायनास्टी 1320 से 1414। इसके बाद आए घियासुद्दीन तुगलक और उनके पुत्र मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक बहुत बुद्धिमान लेकिन व्यवहारिक रूप से असफल शासक साबित हुए। उन्होंने कई सुधार किए जो आगे चलकर समस्याओं का कारण बने। उन्होंने राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद, महाराष्ट्र, स्थानांतरित किया ताकि शासन का केंद्र दक्षिण के करीब हो। लेकिन यह योजना विफल रही। लोगों को मजबूरन हजारों किलोमीटर चलना पड़ा और कई लोग रास्ते में मर गए। उन्होंने टोकन करेंसी यानी तांबे के सिक्के चलाए, जिन्हें सोने चांदी के बराबर मूल्य दिया गया। लोगों ने नकली सिक्के बना लिए और व्यापार बुरी तरह प्रभावित हुआ। इन असफल योजनाओं के बावजूद उन्होंने प्रशासनिक ढांचा मजबूत करने की कोशिश की। रिलीजियस पॉलिसी और आइकॉनोक्लाज्म।
दिल्ली सुल्तानेट के दौरान धर्म और शासन एक दूसरे से गहराई से जुड़े थे। कई शासक धार्मिक दृष्टिकोण से प्रेरित होकर टेम्पल्स को तोड़ते थे। इसे आइकोनोक्लाज्म कहा जाता है। उनका मानना था कि इससे उनका धर्म मजबूत होगा। साथ ही जिग्या टैक्स लगाया गया जो नॉन मुस्लिम्स को देना पड़ता था। हालांकि कुछ सुल्तान जैसे अलाउद्दीन खिलजी और फिरोज शाह तुगलक ने धार्मिक संस्थाओं को आर्थिक सहायता भी दी। सैयद एंड लोडी डायनास्टीज। तुगलक वंश के बाद सत्ता सेड्स और फिर लोडीज के पास आई। बहलूल लोडी और सिकंदर लोडी ने प्रशासनिक सुधार किए और दिल्ली को सुंदर बनाया। परंतु 1526 में इब्राहिम लोडी की हार के साथ दिल्ली सुल्तानेट का अंत हुआ। यह हार फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में हुई, जहां बाबर ने उसे पराजित किया। विजयनगर एम्पायर का उदय। दक्षिण भारत में दिल्ली सुल्तानेट के विरोध में एक नया साम्राज्य उभरा, विजयनगर एम्पायर। इसकी स्थापना 1336 में हरिहर और बुक्का भाइयों ने की, जिन्होंने संगम डायनास्टी की नींव रखी। यह साम्राज्य अपने एडमिनिस्ट्रेशन, ट्रेड और टेम्पल आर्किटेक्चर के लिए प्रसिद्ध हुआ। राजधानी हम्पी कला और संस्कृति का केंद्र बनी। 16वीं सदी में कृष्णदेवराय के शासन में यह साम्राज्य अपने स्वर्ण युग में पहुंचा। कृष्णदेवराय ने अमुक्त मर्यादा जैसी रचना तेलुगु भाषा में लिखी। उन्होंने मंदिरों, नहरों और शिक्षा संस्थानों का निर्माण करवाया। उनके शासन में किसानों, व्यापारियों और कलाकारों को संरक्षण मिला। बैटल ऑफ तालीकोटा 1565। लेकिन 1565 में डेक्कन सुल्तानेट्स, बीजापुर, अहमदनगर, बिदर और गोलकोंडा ने मिलकर विजयनगर एम्पायर पर आक्रमण किया। यह युद्ध बैटल ऑफ तालीकोटा कहलाया। इसमें विजयनगर की सेना पराजित हुई। शहर को लूटा गया और साम्राज्य बिखर गया। हालांकि इस युद्ध के बाद भी दक्षिण भारत की संस्कृति, संगीत और स्थापत्य पर विजयनगर की छाप बनी रही। मुगल एम्पायर की स्थापना। दिल्ली सुल्तानेट के पतन के बाद भारत में फिर एक नई शक्ति का उदय हुआ, मुगल एम्पायर। इसकी नींव रखी बाबर ने 1526 में फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में इब्राहिम लोडी को हराकर। बाबर ने गन पाउडर वॉरफेयर का उपयोग किया, जो उस समय भारत में नया था। उसके बाद उसका पुत्र हुमायूं गद्दी पर बैठा, लेकिन उसे शेर शाह सूरी ने हराया। शेर शाह सूरी ने प्रशासनिक सुधार किए, जैसे ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण और रूपी सिस्टम की शुरुआत। हुमायूं की मृत्यु के बाद उसका पुत्र अकबर सत्ता में आया और यहीं से मुगल एम्पायर अपने स्वर्ण युग में पहुंचा। अकबर उदी ग्रेट एम्परर। अकबर भारत के इतिहास के सबसे महान शासकों में गिने जाते हैं। उन्होंने मिलिट्री पावर के साथ साथ डिप्लोमेसी का भी प्रयोग किया। उन्होंने राजपूत रूलर से विवाह संबंध स्थापित किए और धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाई। उन्होंने सुलह-ए-कुल यानी पीस विद ऑल का सिद्धांत दिया। इसका अर्थ था कि हर धर्म का सम्मान किया जाएगा। उन्होंने जिग्या टैक्स समाप्त किया और सभी को समान दृष्टि से देखा। अकबर ने प्रशासन को संगठित किया, मनसबदारी सिस्टम लागू किया जिसमें अधिकारियों को पद और वेतन दिया जाता था। उन्होंने दीन-ए-इलाही नामक नया धर्म चलाने की कोशिश की जो सभी धर्मों का मिश्रण था। उनके शासन में कला और स्थापत्य का उत्कर्ष हुआ। फतेहपुर सिकरी, बुलंद दरवाज़ा और आगरा फोर्ट इसके उदाहरण हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर पूरी तरह से समझ आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको और कौन से टॉपिक पर मदद चाहिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप हमारी हर नई वीडियो की अपडेट पा सकें। धन्यवाद और अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।